जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम जो है मॉडल पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का मॉडल पेपर 4 रहेगा बच्चों। देखो आइए देखते हैं मॉडल पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। देखो बच्चों, पूर्णांक आपको 100 नंबर का मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित किया जाएगा। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। सबसे पहले बहुविकल्पी, उसके बाद अल्प उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चाएं करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियां एवं सामाजिक मुद्दों के बीच संबंधों को उजागर करने में सहायता करता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बच्चों? तो यह कथन कथन है सी टाइट मिल्स का कथन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना हुई? विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी? अमेरिका, भारत, चीन, इंग्लैंड। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी? तो अमेरिका देश में सबसे पहले जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था किसके प्रारूप एवं प्रतिमानों पर आधारित है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था किसके प्रारूप एवं प्रतिमानों पर आधारित है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है बच्चों? तो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, 33% जो है 33% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त किया गया है। मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष संविधान का मसौदा तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने जो है कब जो है मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो ये 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हरित क्रांति का संबंध बच्चों किससे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंस है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है ये किसी से संबंधित है? किससे बच्चों? किसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हरिजन शब्द का प्रयोग, तो हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा किसने किया था बच्चों? महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शोध प्रश्नों का निर्धारण करने के बाद शोधकर्ता को सर्वप्रथम करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा बच्चों। सर्वप्रथम जो है शोधकर्ता को चयन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे बोलो बहुविकल्पी में समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण को कैसे होना चाहिए? समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण को कैसे होना चाहिए? आत्मयोग्यता, आलोचनात्मक, प्रशंसनीय, ये सभी। इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का भारत में प्रतिशत कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है बच्चों? तो 63% है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अब लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन। भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में क्या परिवर्तन हुआ? भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में क्या परिवर्तन हुआ? तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों। भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में परिवर्तन किया गया है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिक मताधिकार आदि को सम्मिलित किया गया है। साथ ही भारतीय समाज के आधुनिकीकरण हेतु समाजवाद, औद्योगिकरण, प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता आदि को जो है सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आकार्किक तथा सामाजिक सांख्यिकी क्या है? आकार्किक तथा सामाजिक सांख्यिकी क्या है? तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, आकार्किक जनसांख्यिकी या जनसंख्या का एक सांख्यिकी तथा परिणात्मक विश्लेषण है, जिसमें जन्म, मृत्यु, प्रवासन, जनसंख्या के आंकड़ों का जो है मात्रात्मक जो है अध्ययन किया जाता है बच्चों। तथा सामाजिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों का जो है अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग कि प्राकृतिक निरोध क्या है? प्राकृतिक निरोध क्या है? तो इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए हैं, प्राकृतिक निरोध एवं कृत्रिम निरोध। प्राकृतिक निरोध से माल्थस का अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मृत्यु होने से है, जिसके कारण जो है जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है, जैसे भूकंप, सुनामी आदि। अगला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी लभ्यांश क्या है? अगला क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीका की जनसांख्यिकी लभ्यांश क्या है? तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों
किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का पराश्रित अनुपात आकारशील जनसंख्या से अधिक हो तो उसे जनसांख्यिकीय लाभ्यांश कहते हैं। सामान्यतः जनसांख्यिकीय लाभ्यांश जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप जो है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, नातेदारी के प्रमुख प्रकार लिखिए। नातेदारी की प्रमुख प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे नातेदारी के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। नंबर 1, रक्त संबंधी नातेदारी, जैसे भाई बहन, चाचा ताऊ, बुआ मौसी इत्यादि। दूसरा है बच्चों विवाह संबंधी नातेदारी, जैसे पति पत्नी, बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, मौसा, भाभी इत्यादि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, शोध कार्य में सार्वजनिक स्थान की भूमिका का क्या महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शोध कार्य में सार्वजनिक स्थान की भूमिका का क्या महत्व है। सार्वजनिक मतलब जिसमें कोई भी वस्तु जिसमें सब यूज करें उसे सार्वजनिक कहा जाता है। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, शोध प्रक्रिया में सार्वजनिक स्थान की भूमिका का विशेष महत्व है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित लोगों से जानकारी एवं सूचना प्राप्त कर शोध कार्य पूरे किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में कौन से मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण थे। स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में कौन से जो है मुद्दे सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। तो इसका उत्तर देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण थे। नंबर 1, भारत में कृषि पैदावार का कम होना, भारत का आयातित अनाज पर अधिक निर्भर होना। आयातित मतलब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु में मंगाना आयात होता है। ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गहन गरीबी का होना, ये सब चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, वन पंचायत क्या है बताइए। वन पंचायत क्या है बताइए। जैसे नाम वन लग रहा है, वन जंगल से, तो उत्तर देखेंगे, उत्तराखंड में महिलाओं ने वन पंचायत की स्थापना की थी। वन पंचायत की महिलाएं पौधशालाएं बनाकर छोटे पौधों का पालन पोषण करती हैं। इसके सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से भी सुरक्षा करते हैं। ब्रिटिश अधिकार में किन राज्यसभाओं का विघटन हो गया। ब्रिटिश सरकार में किन राज्यसभाओं का जो है विघटन हो गया। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद तंजौर, ढाका तथा मुर्शिदाबाद की राज्यसभाओं का विघटन हो गया। फलतः इन राज्यसभाओं के संरक्षण में कार्यरत कारीगर, कलाकार और कुलीन जो बड़े लोग थे, कुलीन लोगों का भी पतन हो गया। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण क्या है बच्चों। सांस्कृतिकरण क्या है, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग कि सांस्कृतिकरण जो है क्या है। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति या जनजाति अन्य समूह उच्च जातियों विशेषकर दृढ़ जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल आदर्श विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं। सांस्कृतिकरण जीवन शैली का एक जो है अभिन्न अंग है। चलो अब हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। उपनिवेशवाद ने ही भारत में शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया, स्पष्ट करें। उपनिवेशवाद ने ही भारत में शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया, स्पष्ट करें। उपनिवेशवाद जब एक देश दूसरे देश पर जो है शासन, यानी जो है एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेते, जैसे हमारे इंडिया को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, तो बच्चों उस समय औपनिवेशिकवाद था। आइए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग। आइए देखते हैं इसका उत्तर जो है, उपनिवेशवाद ने ही भारत में शत्रु राष्ट्रवाद को कैसे जन्म दिया, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, उपनिवेशवाद की ओर से एक विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ। औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार संपूर्ण भारत को भौगोलिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण के द्वारा एकीकृत किया गया। औपनिवेशीकरण के दौरान भारत में आधुनिकीकरण की जो है नवीन प्रक्रियाओं के कारण पूंजीवाद तथा पश्चिमीकरण का जन्म हुआ। औपनिवेशिक शासन के दौरान किए गए आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक शोषण ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना की भावना उत्पन्न कर दी। इस प्रकार उपनिवेशवाद के दौरान अपनाए गए कदमों ने राष्ट्रवाद को जो है जन्म दिया। औपनिवेशिक शोषण तथा प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं ने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय जो 8 नंबर का, इसको चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, आपको 8 नंबर मिलेंगे। समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका हम उत्तर देखेंगे। आइए इसका उत्तर देखेंगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, समाजशास्त्र अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर बताइए। उत्तर लिखेंगे, समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन पर जो है आधारित है।
अब हो समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर। एक तरफ बच्चों लिखेंगे समाजशास्त्र, एक तरफ रहेगा अन्य विषय। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि हर किसी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ ज्ञात होता है। अन्य विषय में लिखेंगे बच्चों, अन्य विषयों के संबंध में ऐसा नहीं है। अन्य विषयों की जानकारी के लिए हमें घरों, विद्यालयों तथा अन्य जगहों पर सिखाया जाता है, तब हमें उस विषय का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस फैक्ट से भाई। आप समाजशास्त्र फिर देखेंगे लोग, जीवन के बढ़ते क्रम में समाज एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वतः स्फूर्त तथा स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। अन्य विषय में देखेंगे, अन्य विषयों के संबंध में छात्रों से इस प्रकार के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है, उसे अध्ययन करने के बाद ही उसकी विषय वस्तु की जानकारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम जिस समाज में रहते हैं वहीं पर व्यवहार, अंतरक्रिया तथा क्रियाकलाप करते हैं, जिसके कारण हम उस समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसके लिए अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जबकि बच्चों इसमें लिखेंगे अन्य विषय में, जहाँ तक दूसरे विषयों का सवाल है तो हम जानते हैं कि इसमें छात्रों का पूर्व जानकारी नगण्य होती है, क्योंकि इन सभी विषयों का जुड़ाव समाज से नहीं होता है, जिसके कारण जो है हमें आरंभिक जानकारी के लिए स्कूलों, विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन करना पड़ता है। अब देखेंगे इसमें बच्चों हम लोग समाजशास्त्र में देखेंगे, समाजशास्त्र के अध्ययन में पूर्ण जानकारी अथवा समाज के साथ प्रागणता के लाभ तथा हानि दोनों ही है। अन्य विषय के संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना अध्ययन के ऐसे विषयों की जानकारी नहीं होती है जिसमें लाभ या हानि का प्रश्न ही नहीं उठता है।